हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम एविडेंस एक्ट के कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जाके इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 45 और ये बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन की। ये एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होती है, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, एक लॉ ऑफ एविडेंस का जनरल प्रिंसिपल है कि एवरी विटनेस इज अ विटनेस ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ ओपिनियन। जब भी किसी विटनेस को किसी केस में कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो केवल फैक्ट्स का एविडेंस देगा, ना कि उसके अपने पर्सनल ओपिनियंस का। Okay, he is only allowed to give the evidence of that he knows and not of what he believes. जो वो जानता है केवल उसका वो एविडेंस देगा, जो वो मानता है उसके एविडेंस से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये बात कही थी कि अगर किसी विटनेस को हमने परमिट कर दिया कि वो अपने ओपिनियन को भी एक्सप्रेस कर सकेगा, then it would amount to delegation of judicial function. How? So a witness has to state facts which he has seen, heard, perceived and not the conclusion which he has formed on observing or perceiving them. The function of drawing inference is a judicial function and must be performed by the court. कोर्ट का ये कहना है कि फैक्ट्स को लेके उनके ऊपर ओपिनियन ड्रॉ करने का जो काम है, जो जिम्मा है, वो कोर्ट के ऊपर होता है। अगर ये काम अब विटनेस करने लगेगा तो एक तरीके से ये हो जाएगा एक डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन, एंड हेंस द एवरी विटनेस शुड ओनली गिव द एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स व्हिच ही नोज एंड नॉट ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियंस। अब ये तो जो बात की, ये तो जनरल रूल था, लेकिन कई बार ऐसे सिनेरियोस हो जाते हैं कोर्ट में जहां पे उनको मैटर्स आते हैं, सब्जेक्ट मैटर्स होता है, मान लीजिए किसी टेक्निकल नेचर का। अब टेक्निकल नेचर का मैटर को सॉल्व करना है तो कोर्ट के पास अपने खुद के पास रेक्विजिट नॉलेज नहीं है उसकी उतनी, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, एक थर्ड पर्सन को बुलाया जाएगा और उस थर्ड पर्सन से उसका ओपिनियन मांगा जाएगा उस सब्जेक्ट मैटर पे। जब ऐसा होता है तो उस आदमी को कहते हैं एक्सपर्ट, और ये हो जाता है एक एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। और ये जो एक्सेप्शंस हैं ये मेंशन है हमारे सेक्शन 45 से लेकर 50 में। आज हम बात करेंगे केवल लेकिन सेक्शन 45 की, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डील करता है एक्सपर्ट ओपिनियन से। तो आइए जानते हैं। अब देखिए, कई बार कोर्ट के सामने ऐसे मैटर्स आ जाते हैं जिसमें एक प्रोफेशनल या स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, जो कि कोर्ट के पास हो सकता है कि ना हो। तो ऐसे सिनेरियोज में कोर्ट उन पे रिलाई करता है जिनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ऐसा केस आ गया है जिसमें कोर्ट को यह जानना है कि कोई एक शिप है वो कैसे डूबा या फिर कोई एक प्लेन है वो कैसे क्रैश हुआ, तो इन सारे जो सिनेरियोज हैं, ये जो सारे इवेंट्स हैं, इनके पीछे जो है कुछ टेक्निकल कॉजेस हो सकते हैं जिनकी जानकारी कोर्ट को हो सकता है ना हो। तो इन केसेस में क्या होगा, ऐसे लोगों को कोर्ट बुलाएगी जिनके पास इन चीजों की जानकारी है। ऐसे लोगों को बोला जाता है एक्सपर्ट, और इन लोगों के ओपिनियन को बोला जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन। ओके, दिस सेक्शन सेज दैट whenever the court has to form an opinion upon the point of any foreign law, science, art, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन, तो अगर ऐसा कोई मैटर है तो इन मैटर्स में कोर्ट के पास अगर अपने पास खुद स्पेशल जो है नॉलेज नहीं है तो कोर्ट जो है एक एक्सपर्ट को बुलाएगी जिसके पास इन सब्जेक्ट्स में स्पेशल नॉलेज होगी, और वो कोर्ट को हेल्प करेगा उस केस को डिसाइड करने के लिए। ऐसे लोगों को क्या बोला गया है, ऐसे लोगों को एक्सपर्ट्स बोला गया है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्या इनको कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? डू दे रिक्वायर एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन? तो एक वर्ड यूज हुआ है हमारे सेक्शन में, स्पेशली स्किल्ड एक्सपर्ट्स के रेफरेंस में। ये बोला गया है कि जो पर्सन बुलाया जाएगा उस पर्सन को एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, वो स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए इन मैटर्स में। तो सेक्शन तो ये कहता है कि स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक फॉर्मल क्वालिफिकेशन की मांग नहीं की गई है। और यही बात अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में कोर्ट ने भी बोल दी। इस केस में क्या हुआ था कि एक गोल्ड का पीस ऑफ गोल्ड था, इसकी प्योरिटी के बारे में कोर्ट को जानना था। तो एक ऐसे गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया जो कि इस गोल्ड की प्योरिटी को जान पाए। अब ये जो गोल्ड स्मिथ था,
इसके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन स्टिल इसको क्या बोला गया, इसको एक एक्सपर्ट बोला गया। क्यों? क्योंकि ऑल दो इसके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वही स्पेशल स्किल इसको प्रोवाइड करता है, एंड ही कैन बी एन एक्सपर्ट विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45। ओके, although he had no qualification, still he was required to give his expert opinion। कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिन पे एक्सपर्ट ओपिनियन मांग सकता है कोर्ट? तो फॉरेन लॉ है, मैटर्स ऑफ साइंस है, मैटर्स ऑफ आर्ट है, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग है, एंड आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन है। ये स्पेसिफिकली जो है सेक्शन 45 में मेंशन है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये कितना जो है इंपॉर्टेंट एविडेंस है। ओके, तो देखिए, जब भी हम किसी एक्सपर्ट ओपिनियन को लेते हैं तो इसको कई सारे एडवर्स फैक्टर्स की लाइट में देखना चाहिए हमको। ठीक है, इन सारे एडवर्स फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट ओपिनियन को एडमिट करना चाहिए। वो क्या क्या एडवर्स फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले ये आपको पता ही होगा कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्योंकि एक आदमी देता है, तो चूंकि एक आदमी कोई ओपिनियन देता है तो एक अपेरेंट एरर, मतलब डेंजर ऑफ एरर तो होता ही है। ठीक है, आदमी गलती तो कर ही सकता है, नेचुरल एरर है, हो सकता है उससे। हेंस देयर इज अ डेंजर ऑफ डेलिबरेट एरर, डेलिबरेट फॉल्सहुड और डेंजर ऑफ एरर। सेकेंड, हिज एविडेंस इज आफ्टर ऑल एन ओपिनियन। उसका एविडेंस है वो एक ओपिनियन है, और ओपिनियन जो क्या हो सकते हैं वो फॉलेबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात आप सोचते हो, जरूरी नहीं कि वो सही है, आपका ओपिनियन जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे सही ही हो, वो गलत भी तो हो सकता है। एंड थर्डली, इट मस्ट बी बॉर्न इन द माइंड दैट एन एक्सपर्ट विटनेस, हाउएवर इम्पार्शियल ही मे विश टू बी, इज लाइकली टू बी अनकॉन्शियसली प्रेजुडिस्ड टू द साइड विच कॉल्स हिम। अगर वो ए के साइड से बुलाया गया है एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए, तो हो सकता है कि ये, मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये शायद ये जो एक्सपर्ट है ये प्रेजुडिस हो टुवर्ड्स ए, और जो वो बात करे वो ए के फेवर वाली बात करे। इसीलिए द रिलायबिलिटी ऑफ सच एविडेंस हैज देयरफॉर टू बी टेस्टेड इन द सेम वे इन विच एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस इज टेस्टेड। जैसे हम किसी और पीस ऑफ एविडेंस को टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से हम एक्सपर्ट ओपिनियन को भी टेस्ट करेंगे। कोर्ट को यहाँ पे क्या करना होगा कि जो एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है उसको ये बोलना होगा कि आप जो है अपने रीजंस भी दें उस ओपिनियन के। अगर वहां पे वो अपने रीजंस देता है ओपिनियन के, तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसने जो ओपिनियन दी है वो क्या वो सही दी है या नहीं सही दी है, और उसके रीजंस को हम जब कंसीडर करेंगे तो उसके रीजन हेल्प करेंगे कोर्ट को भी उसका ओपिनियन फॉर्म करने में। ठीक है, The court should not surrender its own opinion to that of the expert। अब जो एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है, एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसा 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 हो सकता है, अब जो कोर्ट है वो ब्लाइंडली इस बात को बिलीव नहीं करेगा। कोर्ट क्या करेगा, इस बात को देखेगा, इस बात को पहले देखेगा, फिर इसके रीजंस को समझेगा, एक्सपर्ट से कहेगा अपने रीजंस बताओ कि तुमने ये बात क्यों बोली। फिर इन दोनों को वो जब देखेगा, अब फिर वो अपना दिमाग लगाएगा, और अपना दिमाग लगाने के बाद वो एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। ठीक है, एक केस था राम नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या हुआ था इसमें कि एक आदमी था, एक एक्यूज था, उसने एक किडनैपिंग की थी और इस किडनैपिंग के लिए उसने एक लेटर ऑफ रैंसम लिखा था। अब इस लेटर को इसी एक्यूज ने लिखा है, ये बात उठी तो एक्सपर्ट को बुलाया गया। एक्सपर्ट ने कहा कि हाँ, ये आदमी ने इसी जो एक्यूज है इसी ने वो लेटर लिखा है। लेकिन कोर्ट ने इस केस में ब्लाइंडली उस एक्सपर्ट की बात नहीं मानी। कोर्ट ने क्या किया कि उसके पास एक पीस ऑफ पेपर था जो कि उस एक्यूज ने लिखा था, कोर्ट को पता था कि उस एक्यूज ने वो पीस ऑफ पेपर लिखा है। उस पीस ऑफ पेपर को लेटर ऑफ रैंसम से उसने कंपेयर किया कोर्ट ने, और उस कंपैरिजन के बाद उन्होंने क्या किया, अपना खुद का कंक्लूजन निकाला। द कोर्ट हियर इटसेल्फ मैच्ड the handwriting in order to satisfy itself and did not blindly adjudge him convicted only upon the expert evidence। केवल और केवल एक्सपर्ट एविडेंस के ही बेसिस पे उसको कन्विक्ट नहीं कर दिया। तो कहने की क्या बात है, ऑल दो एक्सपर्ट ओपिनियन इज अ गुड एविडेंस, अच्छा एविडेंस है, इसको मेजरली हम कोरोबोरेट करने के लिए यूज करते हैं कि हमारे पास जो अदर एविडेंसेस हैं उनको कोरोबोरेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम एक्सपर्ट ओपिनियन को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते। कोर्ट के पास ये दायित्व होता है, कोर्ट के ऊपर ये दायित्व होता है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले,
एक्सपर्ट से उसके ओपिनियन का रीजन ले और फिर उस ओपिनियन और उस रीजन को एक साथ रखे और अपना दिमाग लगाए, अपना जुडिशियल माइंड लगाए उस ओपिनियन पे, एंड देन इट शुड कम टू इट्स ओन कंक्लूजन, फिर वो एक फाइनल कंक्लूजन दे। ओके, तो ये हमने बात की थी एक्सपर्ट ओपिनियन की। सेक्शन 45 में यही कहा गया है। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रीसेंट जजमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।